आई एम अजिता सरस्वती, चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन से। आइए आज के हम लोग बीएड फर्स्ट ईयर के क्लास में ऑनलाइन क्लासेस में आपका सब्जेक्ट कोड है C6 और इसमें हम लोग पढ़ेंगे महिला सशक्तिकरण पर नोट लिखें, राइट अ नोट ऑन वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, आइए शुरू करते हैं इसमें कि हम एक नोट छोटा सा कैसे बनाएंगे। कभी कभी आता है कि महिला सशक्तिकरण पर टिप्पणी लिखें, है ना। तो महिला सशक्तिकरण से आशय है कि महिलाओं को अधिकार संपन्न बनाया जाए, उनको मानवाधिकार प्रदान कर उनके अनुकूल सामाजिक परिस्थितियों को उत्पन्न किया जाए ताकि ये प्रवर्ग अपना समुचित विकास कर सकें। महिला सशक्तिकरण से तात्पर्य है कि महिला अपने अस्तित्व की स्थापना करके अपने व्यक्तित्व का विकास करे, अर्थात महिला की पहचान होना उसकी शर्त है। वर्तमान कालीन सामाजिक परिवेश में अधिकांश महिलाओं की अपनी पहचान ही नहीं है और वह तो मात्र किसी की पत्नी है या किसी की माँ है, बस यही उसकी पहचान है। उसके नाम से उन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। ऐसी महिलाओं का समस्त जीवन परिवार एवं समाज की सेवा करते करते ही बेनामी की धुंध में गुम हो जाता है। इन्होंने अपने व्यक्तित्व के विकास की ओर कभी ध्यान नहीं दिया। वस्तुतः जब अस्तित्व ही नहीं होगा तो व्यक्तित्व के विकास की बात करना व्यर्थ है। भारत की अनेक महिलाओं का जीवन स्तर मानवीय श्रेणी के मापदंडों को काफ़ी निम्न है और दरअसल इस महिलाओं को मानव माना ही नहीं जाता। यदि माना जाता तो उनके साथ समानता या का न्यायोचित व्यवहार किया जाता, ना कि मारपीट, प्रताड़ना, उपेक्षा एवं अवहेलना। इसी तारतम्य में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने 1958 में फॉरवर्ड वुमेन ऑफ इंडिया में लिखा था कि फ्रांस के किसी व्यक्ति ने लिखा था कि किसी भी देश की स्थिति को देखने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है कि उस देश की स्त्री की स्थिति का पता लगाना। मेरे विचार से यह ठीक है। भूतकाल के कई प्रसिद्ध उदाहरणों के साथ भी यह बात कहना सत्य होगा कि भारत में पिछले सैकड़ों वर्षों से महिलाओं की स्थिति कानूनी या सार्वजनिक जीवन में भी दृष्टिकोण में भी जो है वो अच्छी नहीं है। हाल ही के कुछ वर्गों में राजनीति एवं मानवीय गतिविधियों के अन्य श्रेणियों में उन्होंने प्रगति की है। मुझे प्रसन्नता है कि हमारी संसद ने भी हाल ही में कुछ विधान पारित किए हैं जिन्होंने महिलाओं को कानूनी रूप से कई बंधनों से मुक्ति दे दी है। इस प्रकार स्त्रियों की स्थिति को अच्छा बनाने का मदद पहुंचाई है और फिर भी अभी कई बाधाएं हैं जिन्हें दूर करना है। अब देखिए 1930 में महात्मा गांधी जी ने कहा था कि महिलाओं को कमज़ोर कहना उनका अपमान है, यह पुरुषों का महिलाओं के प्रति अन्याय है। अर्थात सर्वप्रथम महिला को मानव होने के नाते समस्त मानवाधिकार प्राप्त हों ताकि वह अस्तित्व को स्थापित कर सके और इसके पश्चात उसके संपूर्ण विकास जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, बौद्धिक, सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में परिपूर्णता हासिल करने के लिए अवसर प्रदान किए जाएं। इससे महिला आत्मनिर्भर होकर आत्मविश्वास एवं सम्मान के साथ जीवन यापन करने के योग्य बन सकेगी और वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण एवं विकास कर सकेगी और उक्त चरणों से गुजरती हुई महिला सशक्तिकरण नामक नाव में सवार हो सकेगी। अब इसीलिए जो है उनके व्यक्तित्व का विकास और निर्माण करने के लिए ही ये सशक्तिकरण का लागू हुआ और ये सशक्तिकरण का कार्य किया गया। आइए देखते हैं कि सशक्तिकरण के प्रकार और उसके क्षेत्र कौन कौन से हैं। महिला सशक्तिकरण का स्वरूप काफ़ी व्यापक है, इसमें अनेक तत्वों का समावेश है। मोटे तौर पर महिला सशक्तिकरण को इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है जैसे मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक एवं राजनीतिक। व्यापक अर्थों में महिला सशक्तिकरण के तहत अनेक पहलू सम्मिलित हैं और इन क्षेत्रों में सशक्त होने पर भी महिला सशक्तिकरण संभव है। कई बार आर्थिक क्षेत्र में सशक्त महिला को ही पूर्णतः सशक्त मान लिया जाता है, जो कि अनुचित नहीं है। इस प्रकार की महिला की परिस्थिति हाथी के दांत की तरह होती है, जो खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और होते हैं। महिलाओं के सर्वांगीण विकास हेतु
सर्वाधिक आवश्यकता है कि परिवार में के स्तर पर सशक्त होना। सबसे पहले जो विभेदीकरण या जो असमानता इत्यादि जो शुरू होता है वो हमारे परिवार से ही होता है। इसलिए यहाँ कह रहा है कि परिवार स्तर पर जो है सशक्त होना होगा। यही महिला के संपूर्ण विकास की आधारशिला होती है और महिला के मानसिक, बौद्धिक एवं सामाजिक स्तर का निर्धारण परिवार नामक सामाजिक इकाई के द्वारा ही किया जाता है। भेदभाव, उपेक्षा एवं हिंसात्मक पारिवारिक वातावरण में बढ़ी और पली बालिका में आत्मविश्वास का संचार हो ही नहीं सकता। यही नहीं, बच्ची जो है वो बड़ी होकर के अशक्त महिला का स्वरूप धारण कर लेती है। चूँकि बालिका के प्रारंभ से ही पराई अमानत माना जाता है, इसलिए असमानता का व्यवहार होना निश्चित है। विवाहोपरांत भी महिला को ससुराल पक्ष द्वारा पूर्णतः स्वीकार नहीं किया जाता। यहाँ पर उनकी स्थिति सदैव अस्थिरावस्था में होती है। किसी भी समय विवाह विच्छेद होने पर वह पुनः पराई हो जाती है। इस अवस्था में उसके पास कुछ भी नहीं होता, वह भी नहीं जिससे उसने जन्म में लिया था, क्योंकि कानूनी तौर पर बच्चों के ऊपर पिता का एकाधिकार मान्य है। इस प्रकार जन्म से मरण तक महिला सदैव असामंजस्य और अस्थिर एवं असम्मान्य अवस्था में रहती है। बाल्यावस्था में परायण का एहसास, असमानता का व्यवहार एवं अवहेलना की स्थिति मिलती है। युवा अवस्था में पति की प्रताड़ना मिलती है। इसका स्वरूप शारीरिक या मानसिक हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो दृष्टि अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं तो वहाँ पत्नी की बतौर महिला सर्वाधिक प्रताड़ित, उपेक्षित एवं उत्पीड़ित है। वह चुटकुलों का विषय है। जीवन के अंतिम समय में भी उसे प्रशंसा के दो शब्द नहीं मिलते। इसलिए सर्वप्रथम पारिवारिक संरचना, व्यवस्था, मान्यता एवं सोच में परिवर्तन अत्यधिक आवश्यक है। परिवार के सकारात्मक स्वरूप एवं सहयोगात्मक वातावरण में ही एक सशक्त महिला विकास का जो है बालिका का विकास हो सकता है और यही बालिका अंततोगत्वा एक सशक्त महिला बनेगी। इसीलिए महिला सशक्तिकरण की शुरुआत परिवार से ही करना कारगर सिद्ध होगा और इसके लिए व्यापक जन जागरूकता की आवश्यकता है। यहाँ तक स्पष्ट हुआ कि सबसे पहले महिला सशक्तिकरण क्या है और किस प्रकार हम इसके विकास और इसके व्यक्तित्व का निर्माण हम कर सकते हैं। आइए अगले कुछ बिंदुओं में देखते हैं कि महिला सशक्तिकरण की आखिर अवधारणा का उद्विकास कब से हुआ और उद्भव कब से हुआ। महिला सशक्तिकरण की अवधारणा का बीजारोपण यूनानी नगर के राज्यों के काल से ही शुरू हो चुका था। तत्कालीन विचार प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में लिखा था कि स्त्रियां योग्य हैं, किंतु वह अपनी योग्यता को घर की चार दीवारी में ही नष्ट कर देती हैं। वस्तुतः उनकी क्षमता एवं योग्यता को राजकीय कार्य में लगाया जाना चाहिए। स्त्रियों के समानाधिकार का मुख्य समर्थन करते हुए उन्होंने महिलाओं के लिए समान शिक्षा एवं न्याय की रूपरेखा बनाई थी। प्लेटो ने ऐसे समय में अपने उक्त विचार व्यक्त किए थे जबकि महिलाओं को आधारभूत मूल अधिकारों तक से वंचित कर दिया जाता था। उन्हीं के शिष्य अरस्तु ने महिलाओं को मताधिकार तक देने से वंचित कर दिया था। वह महिला को नागरिक तक मानने के लिए तैयार नहीं था। उसके अनुसार महिलाओं का कार्य क्षेत्र मात्र घर है। ब्रिटिश विचार जे.एस. मिल ने महिलाओं को मताधिकार देने की सशक्त पैरवी की थी। उनका कहना था कि महिलाओं को मताधिकार देने के लिए ज़्यादा आवश्यक है क्योंकि वह कमज़ोर है और इस राजनीतिक अधिकार की प्राप्ति के उपरांत महिलाएं राष्ट्र निर्माण कार्य में प्रत्यक्ष रूप से जुड़ पाएंगी। नेपोलियन ने कहा था कि तुम मुझे कुछ अच्छी माएँ दे दो, मैं तुम्हें एक अच्छा राष्ट्र दे सकता हूँ। यानी एक अच्छी माँ राष्ट्र निर्माण में इस हद तक सहयोगी है कि उसकी आवश्यकता एक तानाशाही प्रवृत्ति के शासक तक को महसूस हुई। सचमुच माँ ही परिवार के आधार स्तंभ है। वह संस्कारों एवं परवरिश की स्रोत है। यह तो सर्वविदित है और सत्य है कि परिवार की प्रत्येक व्यक्ति की प्रथम पाठशाला क्या है? परिवार है। और 8 मार्च 1857 को न्यूयॉर्क के वस्त्र एवं सिलाई उद्योग में कार्य करने वाली स्त्रियों के समान वेतन एवं समान कार्य दिवस के निर्माण हेतु हड़ताल की थी और इसी दिन को आज तक विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। सौम्यवादी चीनी क्रांति के जनक माओ त्सुंग
ने स्त्रियों के सहयोग एवं महत्व को स्वीकार करते हुए 1946 में कहा था कि आधा आसमान स्त्रियों ने सिर पर उठा रखा है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई और 1948 में इस संघ द्वारा मानवाधिकार के घोषणा पत्र में स्त्री पुरुष समानाधिकार संबंधी घोषणा की गई। 1952 में इसी संगठन की महासभा ने भारी बहुमत से महिलाओं के राष्ट्रीय अधिकारों और के बाबत नियम पारित किए। श्रीलंका के आम चुनाव में श्रीमती भंडार नायके ने दल को भारी मतों से विजय हासिल हुई और वे 1959 में प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुई। विश्व स्तर पर इस पद तक पहुंचने वाली वे प्रथम महिला थी। इस तरह महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक नवीन आयाम जुड़ गया था। वर्ष 1975 को राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया गया। इस वर्ष संपूर्ण विश्व में महिलाओं के उत्थान तथा विकास के लिए अनेक गतिविधियां संचालित की गई। कोपेनहेगन ने 1975 को प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन आयोजित हुआ और 1985 में नैरोबी में द्वितीय एवं 1995 में शंघाई यानी चीन में तृतीय अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसके अतिरिक्त विश्व के अनेक राज्यों ने अपने स्तर पर महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रत्यक्ष जो प्रयास किए। इस जागरूकता का मुख्य कारण था औद्योगिक क्रांति का उद्भव। 17वीं शताब्दी में उद्गमित इस क्रांति ने नागरिकरण का विकास किया। व्यक्ति रोजगार की तलाश में अपने संयुक्त परिवार छोड़कर नगर आए। एकल परिवार में रहने के कारण महिलाओं की स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन आया और उनकी महत्ता बढ़ गई। कुछ महिलाएं औद्योगिक इकाई में कार्य करने लगी और घर से निकलकर नागरिक सभ्यता में रहते हुए विभिन्न संस्कृतियों का मिश्रण हुआ। इससे एक नवीन सभ्यता में रहते हुए विभिन्न सभ्यता एवं संस्कृति का जन्म हुआ। इस परिवर्तित पारिवारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक परिस्थितियों में महिलाओं की जो है महत्ता की बहुत बढ़ोतरी हुई। कालांतर में लोकतांत्रिक शासन पद्धति के विकास ने महिलाओं की स्थिति को और ज़्यादा सुदृढ़ कर दिया। इस शासन पद्धति में व्यक्तित्व का महत्व होता है ना, और समाज का नहीं अपितु महिलाओं को पृथक महत्व मिलने लगा। इन परिस्थितियों में महिलाओं का जागृत होना स्वाभाविक था, अतः वह भी अपने अधिकारों के प्रति सचेत होने लगी। इसलिए संघर्ष एक नया दौर प्रारंभ हो गया और अंततोगत्वा कई राज्यों में महिलाओं के मताधिकार सहित अन्य अधिकारों की प्राप्ति होने लगी। इससे महिलाएं सशक्तता की ओर अग्रसर हुई। तो ये महिला सशक्तिकरण जो है वो अब आगे बढ़ा। भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो स्पष्ट होता है कि भारतीय इतिहास में प्रारंभिक काल अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता में महिला सशक्तिकरण को आवश्यक समझा गया था। यहाँ के प्राप्त अवशेषों से के आधार पर कहा जा सकता है कि यहाँ पर बड़े पैमाने पर मातृदेवियाँ पूजी जाती थी। संभवतः यहाँ मातृ प्रधान समाज था। शैक्षिक एवं वैवाहिक दृष्टि से वैदिक कालीन महिला काफ़ी सशक्त थी। शैक्षिक एवं धार्मिक क्षेत्रों में महिलाओं को स्पष्टतः समानाधिकार प्राप्त थे। इस काल में काफ़ी धर्म ग्रंथों की रचना की गई। धार्मिक दृष्टि से नारी को सम्मान दिया गया, नारी को आदर्श माना गया। प्राचीन कालीन धर्म ग्रंथ मनुस्मृति में अंकित था, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारियों की पूजा और सम्मान होता है वहाँ पर देवताओं का वास होता है। इस काल में पार्वती जी, लक्ष्मी जी, दुर्गा जी, सरस्वती जी जैसी अनंत देवियों की पूजा अर्चना की जाने लगी। वैसे प्रत्येक युग में हर व्यक्ति को 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, शक्ति, धन और ज्ञान। इसकी प्राप्ति के लिए व्यक्ति दुर्गा जी, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी नामक इन देवियों की शरण में जाकर पूजा अर्चना करता है। इतना ही नहीं बल्कि स्त्रियों के सम्मान में उनका नाम पुरुषों के पूर्व अंकित एवं संबोधित किया जाता था, जैसे सीताराम, राधेश्याम एवं उमाशंकर। तो इससे जो है हमने जो ऊपर पढ़ा, इससे ये स्पष्ट होता है कि महिला सशक्तिकरण जो है उसके द्वारा ये महिला सशक्तिकरण के द्वारा ये कहा गया,
इसलिए महिला सशक्तिकरण पे कार्य करना शुरू किया गया, ताकि उन्हें उनके अनुकूल सामाजिक परिस्थितियां हम बनाएं, ताकि उनके हर प्रकार के वर्ग का विकास हो और उनकी अपनी पहचान मिले। और जैसे कि आज वर्तमान में हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से महिलाएं कंधे से, पुरुषों के कंधे से कंधा मिला करके कार्य कर रही हैं, और जिससे हमारे देश, राष्ट्र और परिवार का विकास हो रहा है। तो ये है हमारा महिला सशक्तिकरण। थैंक्स।